अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में दफातर में महफूज होंगे और ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा चल रहा होगा, बुरा भी हो रहा होगा और जो कुछ बुरा हो रहा है उससे सब्र शुक्र से काम लीजिए, क्योंकि इस वक्त रब्बुल इज़्ज़त तमाम तरह मामलात सबके देख रहा है और हम कोशिश करते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ आएँ और उन आसानियों को आगे बढ़ते हुए आगे मामलात को भी देखते हैं कि वो भी आसान हो। तो बस देखें, यही ज़िंदगी है और कहते हैं कि जी ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है, वो कांटों से भरा बिस्तर है, स्मूथ चीज़ें तो है नहीं, चैलेंजेस आएंगे, उन्हीं चैलेंजेस का आपको सामना करना है। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोग्राम में हम बिज़नेस की। कारोबार की बात करें तो आपको बताएं कि स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो स्टेबिलिटी की तरफ है और इंडेक्स को हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि वो 77,000 से 78,000 में अपने आप को ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ की बात करें तो गुज़िश्ता शब हमने देखा कि 100 इंडेक्स जो है मनफी क्लोज हुआ। वैसे अक्सर ऐसा होता है कि जब मार्केट मनफी क्लोज होती है तो ओपनिंग उसकी हम पॉजिटिव ट्रेंड में देखते हैं, बुल ट्रेंड में देखते हैं। तो गुज़िश्ता शब के मैं आपको नंबर्स बताऊं, मार्केट 78,283 पे इंडेक्स आपका 100 इंडेक्स बंद हुआ था और जिसमें 204 यानी कि 204 रुपये के 204 पॉइंट्स की हमने कमी देखी थी। और आज की बात करें नाज़रीन तो इंडेक्स इस वक्त ओपन हो चुका है कुछ देर पहले और 78,419 पे ट्रेड कर रहा है आपका 100 इंडेक्स, जिसमें हमने 135 पॉइंट्स का इजाफा देखा। तो बासानी मार्केट अपने आप को बुल ट्रेंड पे आगे लेते हुए जा रही है। अब देखना ये होगा जो पूरे दिन की हैपनिंग्स हैं उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। और गुज़िश्ता रोज़ जो कारोबार के हवाले से दो बड़ी अहम खबरें हैं वो भी कुछ देर में आपके सामने रखेंगे, लेकिन इन खबरों का भी इंडेक्स पे असर पड़ेगा क्योंकि ये सारी बिजनेस की वो खबरें हैं जो आपके 100 इंडेक्स को अप एंड डाउन करती हैं। उसके अलावा मार्केट के इंडिकेटर्स का तयन करती हैं कि उनकी डायरेक्शंस कहाँ पर जाएगी। गोल्ड की बात कर लेते हैं नाज़रीन, हमने देखा कि गोल्ड इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है और गोल्ड किसी सूरत जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। उसकी बहुत सारी वजूहात हमने आपको बताई हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में कुछ प्रेशर है, कुछ क्राइसिस हैं। दूसरा, एज फार एज कंसर्न द डिमांड ऑफ पाकिस्तान मार्केट, वहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कुछ वजूहात की वजह से डिलीवर नहीं हो पा रहा। आपके पास गोल्ड इतना कुछ इश्यूज चल रहे हैं पाकिस्तान की मार्केट में। तो फिल वक्त आपको इसका रेट बता दें, तोले का फ़ी तोले का वो 2,62,000 पे चल रहा है और इसी पे ट्रेड कर रहा है और लग ये रहा है कि दिसंबर तक ये बासानी इसके नंबर्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। नवंबर दिसंबर में भी हमें देखने को मिलेगा कि गोल्ड के नंबर्स में काफ़ी हम इजाफा देखेंगे। लेकिन इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की मार्केट की बात करें नाज़रीन तो आप देखें कि शादी ब्याहों का सीज़न अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और क्योंकि एक डिमांड इंक्रीज़ होता है, एक बुल ट्रेंड हम देखते हैं और इतनी डिमांड ना होने के बावजूद भी डिमांडिंग पे और प्राइसेस अपवर्ड पे जा रहे हैं। जब डिमांड ज़्यादा होगी तो गोल्ड कहाँ पर खड़ा होगा और डेफिनेटली जो सार्फिन हैं, कंज्यूमर्स हैं, मैं कंज्यूमर्स की बात कर रहा हूँ, वो परेशान है। लेकिन इस वक्त नाज़रीन जो काम करने वाले हैं सोने का वो भी परेशान है क्योंकि महंगे भाव पे सोना ख़रीदा हुआ है और जब वो मार्केट में उसको कम मार्केट थोड़ा सा पीछे जाती है तो सेल करना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो वो नंबर्स उनको नहीं मिलते। तो ये हमने गोल्ड की बात करी है, आपके सामने सिचुएशन ये है नाज़रीन, मुल्क में महंगाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है और तमाम तर स्टेक होल्डर्स बैठकर महंगाई को कम करने की बात कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट के लोग हों, ब्यूरोक्रेसी के लोग हों और तमाम तर वो इकॉनमी एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे हैं किसी तरीके से पाकिस्तान को इस चैलेंज से निकाल सकें। एक ख़बर आई कि स्टेट बैंक की अगर मराद की बात करें तो वो भी लोगों ने डिस्कस किया कि बहुत ज़्यादा उस पर क्रिटिसाइज़ हो रहा है और कंपेयर किया जा रहा है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बात करती है जी ख़र्चे कम करने के, गवर्नमेंट अपने मराद कम करने की बात करती है, अपने शाही ख़र्चे कम करने की बात करती है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो ज़ीरो, कुछ नज़र नहीं आता। एक ख़बर आई, आपने भी देखी, वो भी प्रोग्राम में रखेंगे कि गवर्नर स्टेट बैंक की तनख्वाह क्या होनी चाहिए ऐसे मुल्क में जो मुल्क कर्ज़ों पे चल रहा है, ऐसे मुल्क में जिस मुल्क में यहाँ पर लोगों को खाने के लाले पड़े, एक ऐसा मुल्क जो डिज़ास्टर आ जाए तो भीख मांगते ना बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमें फिर भीख मांगनी पड़ती है कि जी ये फ़ंड्स दे दें, ये मामला हमारे मुल्क का सही कर दें, हमें सड़कें बनानी है तो ये पैसे दे दें, ये मामला हमने सही करना है। हमारे अपनी पर्सनैलिटी, हमारा अपना इमेज, ब्रांड इमेज कहाँ खड़ा है पाकिस्तान का? कहीं नहीं खड़ा।
अफसोस होता है कि प्राइम मिनिस्टर से अब लोगों ने मिलना छोड़ दिया, लोग जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी अक्सर शहबाज शरीफ साहब शिकायत कर रहे होते हैं, लोग उस तरह से नहीं आपको रिस्पॉन्स कर रहे, और क्यों करेंगे? आपका मुल्क रिटेन नहीं कर रहा, आपका मुल्क जो कमिटमेंट पूरी करता है वो नहीं कर रहा, ये बुरा लगता है, और हम इस मुल्क में रह रहे हैं। नाज़रीन, स्टेट बैंक की आपको बताएं कि जो तनख्वाह और मराहत है उस पर लोग अब सवाल कर रहे हैं, गवर्नमेंट खर्चे कैसे कम करेगी? बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 लाख रुपए महीना ले रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा दीगर मराहत हैं, वो भी आपके सामने रखें कि 2 गाड़ियाँ दी हुई हैं, उसके साथ पेट्रोल भी है, फिर ड्राइवर्स दिए हुए, फिर उनके घर की जो घर में जो मुलाजिम काम कर रहे हैं उसकी तनख्वाह भी स्टेट बैंक उठा रहा है, और उसके साथ साथ उनके जो घर में ड्राइवर्स की तनख्वाह जा रही है, उनकी यूटिलिटीज़ जो एक्सपेंस सारा निकल रहा है वो स्टेट बैंक सारी तनख्वाह पूरी कर रहा है। उसके साथ साथ ये बताएं नाज़रीन कि पिछले जो गवर्नर स्टेट बैंक थे उनकी तनख्वाह के बारे में 25 लाख, वो भी बहुत ज़्यादा थे, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं, वो भी बहुत कम थे। आप मुझे बताएं, स्टेट बैंक आपके मुल्क का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसकी ज़िम्मेदारी है कि वो आपके रिज़र्व्स, आपके पैसे को ज़िम्मेदारी के साथ उसको देखे, उसको मॉनिटर करे, इवैल्यूएट करे, मेजर करे कि उसका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, क्या उसका इस्तेमाल ट्रांसपेरेंसी कैपेसिटी में सबको मुंतकिल हो रहा है। ये नहीं कि जी अपने अपने लोगों को आपने नवाज दिया, दूसरे लोगों को फ़ंड देने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। नाज़रीन, ये बहुत ज़्यादा एक अजीब बायस सिचुएशन हम देख रहे हैं। स्टेट बैंक की तो पॉलिसीज़ बहुत ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उनका तो वो तो कहें जी आप एक नहीं, आप 100 ऑडिट्स कराइए, पैसा कहाँ है, कितने लोगों पर तनख्वाह पे रखा हुआ है, कितना डिलीवर कर रहे हैं। और आप गवर्नर स्टेट बैंक का ओहदा, नाजरीन, इस मुल्क के हालात ऐसे हैं, इस वक्त तो हालात ये हैं कि जी तमाम इकोनॉमिस्ट को आप एक रिपोर्ट दें, बोलें भाई जी जो गवर्नर स्टेट बैंक बनेगा उसने सिर्फ सिस्टम बेहतर करना है, और गवर्नमेंट उसको बस इतनी तनख्वाह देगी कि उसका गुजर बसर हो सकेगा। मुंह मांगी रकम हम नहीं दे सकते, 40 लाख रुपए बहुत ज़्यादा हैं और हर माह निकल रहे हैं। सिर्फ 40 लाख तो आपको तनख्वाह की सूरत में नज़र आ रहे हैं नाज़रीन। उसके अलावा जो स्टेट बैंक उसमें इंश्योरेंस है, मेडिकल अलाउंसेस हैं, पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं। पर्क्स एंड बेनिफिट्स में आपका आ जाता है गाड़ियाँ आ जाता है, आपका फ्यूल आ जाता है, आपका डीजल आ जाता है, आपके बिजली के एक्सपेंस, क्योंकि अब घर भी बड़े होंगे, बिजली के बिल भी ज़्यादा आते होंगे नहीं आते हैं, ठीक है, तो वो भी गवर्नमेंट बेयर कर रही है। गवर्नमेंट का बोझ कैसे कम होगा, इदारे कैसे मुस्तहकम होंगे, हम कैसे अपने रिजर्व्स को बेहतर कर सकेंगे। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से स्टार्ट होगी? क्यों नहीं गवर्नमेंट के लोग मिसाल कायम करते, क्यों नहीं गवर्नमेंट के लोग, प्राइम मिनिस्टर बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम उनकी कोशिश को ये नहीं कहेंगे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उनके अकेले के करने से कुछ नहीं होगा, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना पड़ेगा। सूबाई हुकूमतें कहती हैं जी वो फंड्स नहीं दे रहे फेडरल वाले, फेडरल कहते हैं जी सूबाई वाले ताउन नहीं कर रहे, फिर चारों हुकूमतें ऐसी हो गई हैं जैसे चारों बीवियां आपकी, कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है। केपी जो है वो अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, पंजाब अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, बलूचिस्तान की सूरत हाल तो आपके सामने के वहाँ क्या सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है, सीधे सिचुएशन कहाँ खड़े हुए हैं हम लोग। फिर ऐसे में ये स्टेट बैंक की खबर तकलीफ़ होती है, उन तमाम लोगों को तकलीफ़ होती है नाजरीन, जो घरों में बैठकर आप और हमारा टैक्स दे रहे हैं, हम बिल दे रहे हैं और उस टैक्स का हमें कुछ मिल नहीं रहा। सड़कें आपके सामने टूटी फूटी सड़कें, बिजली आपकी जा रही है, गंदगी में आप रह रहे हैं, नाले घर के आगे आपके खुले हुए हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल आपका नहीं है, खाना आप गंदा खा रहे हैं, पानी आपको गंदा मिल रहा है वो भी पैसे दे के, तो हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट कल हमने देखी, वो डेवलपमेंट ये है कि हमारे मुल्क का एक ऐसा नाम जिसने इकॉनमी के हवाले से बहुत काम किया है, मैं उनके प्रोफाइल अभी से नहीं पढ़ रहा बिकॉज मेरा ताल्लुक़ ख़ुद एकेडमिया से है, और डॉक्टर कैसर बंगाली ने रिसर्च के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से इस मुल्क को बहुत कुछ नवाजा है नाजरीन, और बहुत कुछ वो कर रहे हैं इस मुल्क के लिए। लेकिन दिल बर्दाश्ता इंसान तब होता है जब कुछ होते हुए नज़र नहीं आ रहा होता, और ऐसा ही कुछ हुआ। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसर बंगाली साहिब ने की और डिसअपॉइंटेड थे, और जब इंसान मायूस होता है, और मायूस तब होता है जब आस पास सराउंडिंग का माहौल बेहतर नहीं होता, एक फ़िज़ा ऐसी कायम कर दी जाती है कि ना काम करने देंगे ना काम होगा, उसमें फिर इंसान को खुद साख्ता तौर पर रिज़ाइन करना पड़ता है। 3 बड़ी अहम कमेटीज़ हैं इनके पास थी, और उससे उन्होंने गवर्नमेंट कमेटीज़ है नाज़रीन, उसका बताऊं मैं आपको, जो राइट साइजिंग कमेटी है, कमेटी टू कंट्रोल गवर्नमेंट एक्सपेंसेस कंट्रोल करने की भी कमेटी, और एक और कमेटी इनके पास है। उन तीनों कमेटी से केसर साहिब ने इस्तीफ़ा दे दिया है और कहा कि कैसे मामलात बेहतर होंगे।
टैक्स के बारे में उन्होंने सारी बातें रखी थी। बहुत अच्छा गवर्नमेंट को एक प्लान दिया था, वो उन्होंने उस पर मना कर दिया और कहा कि मैं वैसे मदद करूंगा लेकिन इन कमेटीज़ के साथ रहकर नहीं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी और कहा कि जी मुल्क दिवालिया होने के करीब है, IMF कर्जा नहीं दे रहा, ये भी उन्होंने कहा कि 70 महकमे बंद करने की सिफारिश, लेकिन हुकूमत ने एक इदारा बंद करने का फैसला कर लिया। तो ये सारी सिचुएशन उनके सामने है और बिज़नेस के हवाले से उनका नाम काफ़ी जाता है, काफ़ी उन्होंने उस पर काम किया है और मुल्क बहरान का शिकार है, मगर हुकूमत अखराजात कम करने को तैयार नहीं है। इस्लामाबाद जाएं तो लगता है अच्छा है, कोई बहरान नहीं है। वो एक इस्लामाबाद के पिक्चर पे बात कर रहे थे। तो ये तमाम तर मामलात हैं कैसर बंगाली साहब के, उन्होंने रखे हैं और ये प्लान दिया है कि अब क्या कर सकते हैं। जो करना था उन्होंने वो कर दिया, लेकिन उसके आगे अब कुछ भी नहीं है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिजा की है। अब आप मुझे बताइए कि मुल्क आपका इस वक्त, इदारे आपके कहाँ पर खड़े हैं और कोई काम करने को इधर तैयार नहीं है। जो काम करना चाहता है तो उसको काम करने नहीं दिया जाता और IMF आपके सामने है, वो जो शराइत आप रखता है क्योंकि वो पैसा दे रहा है। फर्दर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात नाज़रीन ये की है कि आपको अब कोई पैसा देने को तैयार नहीं है। दूसरे ममालिक अब आपसे बात करने को तैयार नहीं है, वो आपसे किनारा कशी इख्तियार करते हैं, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। और कर्जा देकर उन्होंने बड़ी अहम और अच्छी बात ये की, जो नाज़रीन हमें भी पता है, IMF जो हमें कर्जा दे रहा है उस पर कुछ डेवलपमेंट नहीं है। कर्जा देकर हम कर्जे देते हैं, ये तो हमारी सिचुएशन हो गई है। चाइना ने आपकी काफ़ी हेल्प, तो मैं खैर नहीं कहता, मैं बस ये कहता हूँ एक सपोर्ट है, ठीक है। सपोर्ट ये था कि चाइना ने भी आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक से कुछ पैसा दिया, वो फिर आपने उसको राउंड अप किया, IMF को दे दिया। IMF से पैसा है, स्टेक आपने रिजर्व रखा, दोबारा अगली किस्त आई, यहाँ वहाँ से पैसा घुमाया। ऐसे नहीं चल सकते मामलात नाज़रीन। ये हम कहाँ पर खड़े हैं इस वक्त? पूरे पाकिस्तान का मसला महंगाई है, आपका हमारा इदारों का मसला महंगाई है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। हमारा और आपका सिर्फ एक मसला नहीं है कि किसी एक शख्सियत के हवाले से पूरा पाकिस्तान उस पर बात कर रहा है। नो, हमें आगे की बात करनी है, हमें बात करनी है हमारी डेवलपमेंट कहाँ पर है, हम कहाँ खड़े हैं। अगला बजट आना है तो उसकी तैयारी अभी से करनी है कि अगला बजट जब प्रेजेंट होगा तो क्या हाथ में होगा और क्या गंवा चुके होंगे हम। बड़ा अफसोस होता है जब इदारे बंद करने की बात होती है और तो अब ये सिचुएशन है नाज़रीन। आप देखें, आपके हवाले से एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे क्योंकि और स्टोरीज़ भी आपके सामने रखनी है। लेकिन ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि इकॉनमी के हवाले से आपका मुल्क कैसे चलेगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बिज़नेस की, इकॉनमी की, कि अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। क्या स्पोर्ट्स पे भी लग ही रहा है कि अब थोड़े से नज़र लग गई है पाकिस्तान को, जो अरशद नदीम इतना जीत कर आए कि लग ही रहा था कि बस हर ज़्यादा जो है वो हम ओवर रेट कर गए, तो शायद नज़र लग गई है और इस नज़र का जो खमियाजा है शायद पाकिस्तानी क्रिकेट को उठाना पड़ रहा है। टेस्ट सीरीज़ चल रही है और जिस तरह से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को के साथ जो किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और इसी हवाले से बात करेंगे कि जो सिचुएशन है, क्या पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच बांग्लादेश से हारने जा रहे हैं। तमाम तर मौज़ूआत पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है ताबिश मीर ने, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। ताबिश, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जज़ाकल्लाह रोहेल इब्तिखाब साहब, और आपकी इंतजामिया की नवाजिश के एक बार फिर से आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। ताबिश, ये बताएं कि क्या चल रहा है टेस्ट सीरीज़ में, पाकिस्तान क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहा और क्या मोटिवेशन ख़त्म हो गई है? खिलाड़ियों का क्या कंसेप्ट है? कोई स्ट्रेटजी और कोई फोकस हमें नज़र नहीं आ रहे प्लेयर्स हमारे। वाई? बिल्कुल रोहेल, आपने आगाज में एक लफ्ज इस्तेमाल किया, नजर लग गई है या फिर ये नजर उतारनी पड़ेगी। बड़ा खूबसूरत आपने जुमला जो है
बनाया। मैं ये बात करूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उस दिन से नजर लग गई जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो सरबराह थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सैयद मोहसिन रजा नकवी को चेयरमैन बनाया गया। आईनी कानूनी एतबार से किसी जाविये में भी वो दुरुस्त बैठते नहीं थे कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सरबराही हासिल करें। वो उस वक्त भी निगरां हुकूमत के सेटअप का सबसे बड़ा हिस्सा थे, लेकिन इसके बाद उन्हें चेयरमैन के तौर पर कंटिन्यू किया गया और फिर पाकिस्तान की क्रिकेट ने ये तारीख देखी कि हम आयरलैंड के खिलाफ आयरलैंड में हारे, हम यूएसए में होने वाले वर्ल्ड कप में यूएसए के खिलाफ हारे, और आज बांग्लादेश जो सीरीज खेलने होम कंडीशंस में पाकिस्तान पहुंचा है वो हमें वाइट वॉश करने जा रहा है। और इसके बाद भी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी से सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। मैं गुज़िश्ता रोज भी कह चुका हूं कि आपके पास जनाब ना तो जादू की छड़ी है और ना ही आपके बातों में इतना दम है, ना तो आपकी कारकर्दगी इतनी तसल्ली बख्श है, लेकिन आपके पास टीम मौजूद है, आपके पास लोग मौजूद है। आप मिसबाह हक को, शोएब मलिक को, वकार यूनिस को 50 लाख रुपए किस बुनियाद के तौर पर दे रहे हैं? ये आप अपने घर से पैसा लाए थे, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पैसा, ये आईसीसी की जरिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों को दिया जा रहा है ताकि आप इसके स्ट्रक्चर को बेहतर करें। आज तक स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए क्या किया सैयद मोहसिन रजा नकवी ने? कुछ नहीं किया। आप देखें पाकिस्तान टीम इस वक्त तकसीम का शिकार है। रोहिल इंतखाब साहब आप देखें, इंतखाब का जो जाविया है वो ना होने के बराबर है। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर खिलाड़ियों को सेलेक्ट मेरिट की बुनियाद पर तो कतन किया ही नहीं जाता है, उन्हें सेलेक्ट किया जाता है सिफारिश पसंद ना पसंद की बुनियाद पर। इस वक्त इबरार जो है उससे सिर्फ 1 ओवर कराया गया है, और आप मुझे पता है किस बुनियाद पर 1 ओवर कराया गया है। इसका मतलब कप्तान का एतमाद नहीं अपनी टीम के खिलाड़ियों पर। दूसरी जानिब आप देखें जो बॉलर आपके फर्स्ट इनिंग में कामयाब साबित हुए खुर्रम शहजाद, उस पर एतमाद नहीं किया जा रहा है। आप स्कोर बोर्ड पर इतना बड़ा हदफ सेट करते नहीं है, इसके बाद आपकी टीम की परफॉर्मेंस मायूस कुन होती है। टीम में इस वक्त खिलाड़ी एक दूसरे के जो है दुश्मन बने पड़े हैं। हर खिलाड़ी जो है कप्तानी की दौड़ में आगे आगे बढ़ रहा है। इस वक्त शान मसूद की अपनी लॉबी चल रही है, बाबर आजम अपनी लॉबी चला रहे हैं। सबको पता था रोटी गैंग, और ये गैंग्स किसने मुतारिफ करवाई पाकिस्तान क्रिकेट में? इस वक्त मोहम्मद रिजवान सबके आगे तो बहुत फारिग बने हुए हैं, लेकिन पीछे उनके भी लोग काम कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट एजेंट के हाथों यरगमाल हुई है। तला रहमानी वाले मामले पर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया, क्या कार्रवाई की हो कमेटी की? कुछ नहीं। मीडिया को बाकायदा सब अच्छा है की रिपोर्ट दी जाती है, लेकिन कारकर्दगी 0/0 है, जिसके नताइज 0/0 है। अगर इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट को आपको लेके चलना है तो आप इसको पत्थरों के दौर में ले जा रहे हैं, आप इसको हॉकी जैसा बनाने जा रहे हैं। और इसके बाद भी अगर आपसे सवाल किया जाए और आप कहें मेरे पास जादू की छड़ी नहीं और मैं तब तक रहूंगा जब तक पाकिस्तान टीम को बेहतर नहीं करूंगा, तो आपके पिछले जो 5 से 6 माह जो गुजरे हैं उसमें बेहतरी तो न होने के बराबर है, माजरत के साथ। और आपके जो फैसले थे वो इंतहाई ज्यादा हैरान कर देने वाले थे। ताबिश, हमें ये भी सुनने को मिला है कि अथॉरिटीज़ बड़ी चैलेंज हो रही हैं इस वक्त पीसीबी में, कोई किसी की बात मानने और सुनने को तैयार नहीं है। सिलेक्शन की आपने बात की थी, वहाँ पर भी एक इबहाम हमने देखा। उसके बाद बड़े मामला आते हैं। जब तक सियासत इन्वॉल्व रहेगी तो एक अच्छी क्रिकेट हमें देखने को नहीं मिलेगी, और उसका नुकसान और उसका इम्पैक्ट आता ही परफॉर्मेंस पे खिलाड़ियों की, और नुकसान पाकिस्तान का और पाकिस्तानी जो अवाम है और पाकिस्तान को जिस तरह से ये खेल क्रिकेट का रिप्रेजेंट कर रहा है उसका बैड इम्पैक्ट जाता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया रोहिल, आपकी क्योंकि रिसर्च बड़ी तवील और काफी जो है शानदार होती है, जामे होती है, कि आपने बताया कि अंदर जो पॉलिटिक्स है वो काफी ज्यादा हो रही है। मैं आपको सीधा अंदाज से बताऊं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इस वक्त जो अफसरान मौजूद हैं उसमें सबसे पहले जो डोमेस्टिक क्रिकेट को देख रहे हैं वो अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी हैं, जिसने सिर्फ 11 फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मैचेस खेले हैं, जिसके 372 रन हैं बस, और जिसकी सिर्फ 2 नेट सेंचुरी हैं। बाहैसियत डोमेस्टिक क्रिकेटर वो बहुत बड़ा क्रिकेटर नहीं है, लेकिन आपने उसको खिला दिया क्योंकि वो जो निगरां सेटअप था मोहसिन नकवी साहब का, उसके अंदर डीसी के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। इसके बाद आप जैन साहब को ले आए, जैन साहब का कोई लेना देना नहीं है, वो आपके निगरां सेटअप जो था पंजाब में उसका हिस्सा थे, तो आप उनको भी ले आए। फिर आपने अपने चैनल के मुलाजिम, आपने चैनल के हेड ऑफ प्रोग्रामिंग को जो है आपने पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर फैसिलिटेट कर दिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीडिया के साथ आपने लगा दिया है।
फिर आप पंजाब सेटअप में जो पुलिस अफसरान खातून मौजूद थी उसको आपने वुमेन टीम के साथ लगा दिया है। किस तो हेड ऑफ आपकी प्रोग्रामिंग की पाकिस्तान- बात कर रहे हैं आप? नाम ले सकते हैं ताबिश, आप बड़ा लाउड बोलते हैं तो आप ढकें छुपे ना बात को, आप नाम लें। मैंने आपको नाम दिया ना, जैन यहाँ काम कर रहे हैं, वकास यहाँ काम कर रहे हैं, इस तरह के काफी लोग हैं, काफी किरदार हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर काम कर रहे हैं। आप देखें, आप जैन नकवी की बात कर रहे हैं? जी आप जैन नकवी? जी जी, जैन नकवी हों या जी। फिर दीगर लोग हों, सारे इस बोर्ड के अंदर मुलव्वस हैं और सारे काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मुसलसल हमें तो रिपोर्ट्स आती हैं और बाकायदा साफियों की एग्रीडेशन भी कैंसिल की जाती है और हमें इस बात का कोई डर है नहीं, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर लोग काम कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब खुद ही सारी चीजों को नहीं देख रहे। उन्होंने अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी को लगाया, इसके बाद मिसबाउल हक हैं, अजहर महमूद है, शोएब मलिक है, सकलैन मुश्ताक है, नदीम खान है, फिर सलमान नसीर जो सीईओ हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, वो उस्मान वाला हैं, इसके अलावा मोहम्मद यूसुफ हैं। और फिर ये भाई एक सवाल है ताबिश, लोगों ने कहा भाई मोहसिन नकवी के हवाले से, उन्होंने कहा उनको तो कहा गया कि जी आप पीसीबी के मामला संभालें, उन्होंने कहा हम संभाल लेंगे, उनको तो जो कहा जाता है वो कर लेते हैं, तो उनकी तरफ इसका मतलब उन्हें अगर कहा जाता है कि हॉकी का हाल बुरा है, आप वहां भी चीजें देखें तो वहां भी वो चले जाते हैं। इसका मतलब बांग्लादेश के अंदर हालात खराब हुए और अगर मशरिक पाकिस्तान का हिस्सा होता तो वहां भी वो चले जाते और वहां भी मोहसिन नकवी साहब सारी चीजें कर लेते। मोहसिन नकवी साहब अपने को जितना वो कॉम्पिटिटिव समझते हैं उतने कॉम्पिटिटिव है नहीं, माजरत के साथ रोहेल। मैं आपको बताऊं, आज एक किस्सा ही आपके साथ शेयर कर दूं। एक वक्त की ठीक बात है कि ताबिश, हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन आप बहुत लाउड और बहुत आपका एक अपना तजर्बा है, तज्जिया, उसकी बुनियाद पर आप कह रहे हैं, आपका बेहद शुक्रिया, आप स्पोर्ट्स पे बात कर रहे थे। नाज़रीन, मुझे लगता है मोहसिन नकवी साहब कोशिश तो कर रहे हैं बेहतर से बेहतर मामलात करने की। अब एज फार एज कंसर्न द रिजल्ट्स, देखते हैं कि चीज़ें क्या बेहतर होती हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। और ब्रेक से पहले हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात कर रहे थे, अब बात कर लेंगे हम सोलर पैनल पे। आपको पता है कि इस वक्त बिजली इतनी महंगी हो गई है और जब आवाम मुताबादिल पर जाती है तो सोलर पैनल भी कोई बहुत सस्ते नहीं हैं, और अगर आप ख़रीद भी लेते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है उसकी क्वालिटी का आ रहा है, और कहाँ से ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है और क्या आसानियाँ हो सकती हैं, इसी पर बात करेंगे। नाज़रीन, एक ऐसी पर्सनैलिटी ने हमें ज्वाइन किया है जो एनर्जी सेक्टर के हवाले से बहुत बेहतर राय रखते हैं, और माजी में भी कोई 8-10 साल से ज़्यादा हम उनको देख रहे हैं कि वो एनर्जी सेक्टर पे उनका बड़ा काम हुआ है। तो हम वेलकम करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अख्तर साहब को, वीसी हैं पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। सर इस वक्त ये बताएं, आपके साथ तो माशाल्लाह काफ़ी प्रोग्राम्स हमने एनर्जी सेक्टर पे किए हैं। मुझे याद पड़ा है 10-12 साल पहले भी ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, चीफ मिनिस्टर ने भी पिछले हफ्ते बयान दिया कि हम काफ़ी अरसे से इस पे काम कर रहे हैं। तो मैं इसको सेकंड इसलिए करूंगा क्योंकि मैं नुमाइंदा नहीं हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, मैं एक आम आवाम हूँ। ये वाकई है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है गुज़िश्ता 15-16 साल मुझे हो गए कि वो रिन्यूएबल एनर्जी पर, ऑल्टरनेटिव एनर्जीज़ पर मुख्तलिफ़ तरीक़े से जो है वो काम करते आ रहे हैं। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त मुल्क में सोलर पैनल लोग ख़रीद रहे हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं, क्यों इतने ज़्यादा महंगे हो रहे हैं, कहाँ से ख़रीदना चाहिए और किस तरह से ख़रीदना चाहिए? थोड़ा सा आवाम कंफ्यूज है इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, स्टार्ट ही आपने सोलर पैनल से कर दिया। सोलर के अंदर आप मुझे ये बताइए कितने PhDs हैं हमारे? सोचें ज़रा, अपने अराउंड देखें, यू विल नॉट फाइंड एनीबडी हु हैज़ डन PhD। ये सिर्फ सोलर की बात नहीं हो रही, बाकी सारी टेक्नोलॉजीज में हमने नहीं कराए। देखिए, आपने टेक्नोलॉजी के अंदर कॉस्ट कम करनी है तो आपने एक्सपर्ट्स पैदा करने हैं। पाकिस्तान की गलती ये रही कि हमने एक्सपर्ट्स नहीं पैदा की। कोल टेक्नोलॉजी ले लें, ऑयल टेक्नोलॉजी ले लें, बाकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में किया उन्होंने, बाकी इधर नहीं किया। सबसे पहले मेरी रिकमेंडेशन हुकूमत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान को है कि भाई ये पूरी सदी सोलर की है, तो आज भी 2025 में भी अगर आप PhD के लोगों को भिजवाएंगे 4-5 साल में, हमारे पास सैकड़ों की तादाद में PhD होनी चाहिए ताकि टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर आए। आपने कहा कॉस्ट कम कैसे होगी? कॉस्ट कम उस वक्त होगी जब हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सोलर एनर्जी का
वेलकम बैक जनाब। और ब्रेक से पहले हम मुख्तलिफ इशूज़ पर बात कर रहे थे और अभी आपको बताएं कि इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है, बारिश के बाद वो बद से बदतर हो गई है। जगह जगह पर जो है वो गड्ढे हैं, उसमें पानी है, मुख्तलिफ हादसात भी हो रहे हैं, ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर है। सिंध हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। सिर्फ फुटेजेस आती हैं जी, ये क्लियर कर लिया है, ये नाला सही कर लिया है, ये रोड सही कर लिए, लेकिन गलियों, सड़कें और बड़ी बड़ी शाहराहों के, मैं अगर किसी एक इलाके का नाम लूँ तो वो कहना इस वक्त बेहतर नहीं होगा, बल्कि पूरे शहर की जो सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, क्योंकि आवाम बेहतर बताते हैं, आवाम खुद सफ़र कर रहे हैं, आप और हम सफ़र कर रहे हैं, और जो इस वक्त जहनी अजियत है इंसान को वो बयान के काबिल नहीं है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है MNA है, MQM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, मोहम्मद मुइन अमीर पीरजादा। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम भाई, ठीक ठाक। सर क्या सिचुएशन है इस वक्त शहर की? आप देखें, आप बेहतर बता सकते हैं कि जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे और इदारे मुतहरिक हो गए थे, पंपिंग स्टेशंस बना लिए थे, हॉट स्पॉट्स बना लिए थे। सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं जी पूरा शहर साफ़ है और बड़ा आइडियल हो गया है कराची, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है सर, बद से बदतर सिचुएशन है। आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, 100%। इसमें कोई भी इस मुबालगा आराई शामिल नहीं है। हम रोजाना अपने शहर की सड़कों पे ख्वार हो रहे हैं। जो काम पिछली बारिशों के बाद, पिछली बारिशों में भी यही हुआ, पानी खड़ा हो गया, पूरी सड़कें तबाह बर्बाद हो गई। कुछ उसमें से 10-20% काम हुआ, मेन शाहराह इन्होंने दुरुस्त की, लेकिन वो इतना घटिया और नाकिस काम था। वो तमाम जो काम अब से 4 महीने 3 महीने पहले हुआ था, वो तमाम का तमाम काम खत्म हो गया है। इस वक्त इतने गड्ढे हैं, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, पानी खड़ा हुआ है, मिट्टी का एक अंबार लगा हुआ है। जिस जगह पे पानी सूखता जा रहा है वहां पे इतनी मिट्टी है, पूरा एक धूल का जो पूरा गुबार है ना, वो उसमें से आपको गुजरना पड़ता है। शहरियों की सेहत बर्बाद हो रही है। 16 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उनका मेयर है, जैसे तैसे भी आया, यार अब तुम आ गए हो, खुदा के वास्ते कुछ कर लो। चंद सड़कें जी, शाहराह फैसल क्लियर हो गई जी, तारिक रोड क्लियर हो गया जी, फलाना क्लियर हो गया। आज अभी इसी वक्त आप अलादीन पे लोगों को भेजें, जो इन्होंने रोड को पूरा रोड उधेड़ कर, अच्छा खासा बना हुआ रोड था, जगह जगह पैच उसके उधेड़ कर फेंक दिए, और इतनी डस्ट है, अगर आप 30-40 फुट से आगे आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, कौन सी गाड़ी जा रही है, कौन सी गाड़ी नहीं जा रही है। मेरे कुछ सवालात हैं जी। इतनी मुश्किल हो गई कुरंगी के लोगों के लिए। आप सही कह रहे हैं। फैसल का रास्ता वो बिल्कुल बंद हो गया है, इतने गड्ढे बढ़ चुके हैं। कॉजवे का रास्ता, कल लोगों को 2-2, 2.5 घंटे यहाँ से निकलने में और यहाँ से बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लगा। बिल्कुल आज भी सूरत हाल बुरी है सर, परेशान हो रहे हैं, अपने टाइम पे अपनी जॉब पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन इनको ख्याल नहीं है, इनको कोई शर्म हया नहीं है कि ये कुछ काम करते हैं, कुछ लोगों की मुश्किलात को हल। सर 2 से 3 बड़े अहम सवाल हैं। सबसे पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हवाले से अगर बात करें, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि जी चीज़ें बड़ी क्लियर हैं, और मैं फुटेज देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो तंज कर रहे थे कि मुस्तफ़ा कमाल की तस्वीर लगी हुई है और क्या काम हुआ, देखें इधर लोगों को हटाएं, ये भी क्लियर है। एक बात। दूसरी बात ये कि सर KMC म्यूनसिपल टैक्स हमारे बिल्स पर भी ले रही है, उसके अलावा भी शहर कायद के लोग हैं, कराची के लोग टैक्स दे रहे हैं, बड़ी तादाद में इंडस्ट्रियल एरिया के लोग बैठे हुए कारोबार भी करके दे रहे हैं, लोगों को नौकरियां भी दे रहे हैं, हुकूमत को टैक्स भर मुट्ठी दे रहे हैं, और भारी भारी टैक्स हर महीने, हर क्वार्टरली, फिर वो FVR के मामला आते हैं, फिर सालाना। सर ये कहाँ जा रहे हैं हम? आपसे अब मेरा सवाल ये है कि अगर हम 10 साल पुरानी बात करें तो कुछ मामलात हमें कराची के बेहतर नज़र आ रहे थे, यही MQM थी। सर आप लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए, इस वक्त आपकी स्टेक है, आप लोग के बड़े MNAs हैं जो वहाँ पर बैठे हुए, कराची के लिए क्या एफर्ट्स हो रही हैं? हम तनकीद बराए तनकीद तो हो रही है, लेकिन मुझे MQM का मौक़िफ़ जानना है कि MQM इस वक्त क्या करेगी कराची के लोगों के लिए। देखिए, MQM ने गुज़िश्ता इलेक्शन में जीतने के बाद मुस्लिम इंडियन लीग नून से हमने इत्तेहाद किया, उनके साथ कोalition गवर्नमेंट में हम शामिल हैं, और इस वजह से कराची के तरक्याती कामों के लिए 10 अरब रुपए का हमने पैकेज दिया,
और इसके साथ साथ 5 अरब रुपए का पैकेज हमने हैदराबाद के लिए ले लिया, जो कि तमाम कागजी कार्रवाई उनकी तकरीबन मुकम्मल हो गई है और इंशाल्लाह ताला अक्टूबर से वो तमाम काम जो हैं वो आपको रोड्स पे नजर आना शुरू कर देंगे। इसके अलावा MNAs के हमारे फंड्स आएंगे जो मिलेंगे, उस पर भी हम कराची शहर के हमने तमाम प्लानिंग कर ली है और इंशाल्लाह ताला हम इस सिंध गवर्नमेंट को बताएंगे कि कम वसाइल में भी कैसे काम हो सकता है। लेकिन सर लोकल मामला और डिस्ट्रिक्ट के मामला तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास है, मेयर इनका है, डिप्टी मेयर इनका है, तो आप किस कैपेसिटी में काम करेंगे उन फंड्स को लेके? देखें सर, फंड्स हमें फेडरल गवर्नमेंट ने दिए हैं और फेडरल गवर्नमेंट ही तमाम सूबों को फंड्स देती है, तमाम सूबों में उसी के फंड्स आते हैं और फेडरल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं मुख्तलिफ, उसके थ्रू हम यहाँ पे काम करेंगे। और अगर कोई ये समझता है कि वो कोई इसमें अपनी दफ्तरी मुश्किलात हमारे लिए खड़ा करेगा, कोई हिच खड़ी करेगा, MQM भरपूर एहतजाज करेगी और ये काम इंशाल्लाह ताला आपको हम कर दिखाएंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि लोकल गवर्नमेंट के अभी काम है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बारिश से पहले भी चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ थी, लग ये रहा था कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हमने देखा कि माजी में कई साल पहले नाले बाकायदा साफ़ होते थे, एक मास्टर प्लान था उस गवर्नमेंट के पास, आप ही लोग की गवर्नमेंट थी। अब इनके पास मुझे लगता है क्योंकि मास्टर प्लान नहीं है, कौन से इलाके में कौन सा नाला जा रहा है, किसको कहाँ से कनेक्ट करना है, क्योंकि KMC पूरा होल्ड किया है, MQM पाकिस्तान ने काफ़ी अरसे तक उस पर काम किया है। तो आप लोगों की गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ कोई बेहतर कोलैबोरेशन नहीं है सर? लेकिन सर हमारा तो ताउन हर वक्त इनके लिए अब हाजिर है और ये जितनी भी चीजें हैं सब पहले हो चुकी हैं, आप खुद ये बता रहे हैं बात। जी जी। हर डिपार्टमेंट में तजर्बेकार अफसर मौजूद हैं, लेकिन आप मुझे एक बात का जवाब दें, जब कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अंदर 70% तक कमीशन वसूल की जाएगी तो 30% में ठेकेदार क्या काम करेगा और वो अपने घर क्या पैसे लेके जाएगा? जब KMC के अंदर 50% तक कमीशन वसूल की जाएगी तो ठेकेदार किस तरीके से काम होंगे? ये इसी नाकिस काम होंगे। कोई भी ऐसा काम जिसमें कमीशन नहीं है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब की हुकूमत ने बिलों में सब्सिडी दी, ये तनकीद कर रहे हैं। ये अगर कोई मंसूबा होता ना तो ये फौरन कॉपी कर लेते, उसमें अपना कमीशन डाल देते, लेकिन वो सब्सिडी डायरेक्ट आवाम को देना पड़ेगी, डायरेक्ट के इलेक्ट्रिक को या इलेक्ट्रिक के जो सप्लाई की इदारे हैं उनको देना पड़ेगी, इसलिए ये वो काम नहीं करेंगे सर। वो तो कह रहे हैं कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें इनका कमीशन। वो तो कह रहे हैं MQM ने माजी में कोई काम नहीं किया, चाइना कटिंग MQM ने की है, मामलात खराब MQM ने की हैं, भत्ते MQM ने लिए हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, आप लोग सहाफ़ी हैं, हमसे बहुत ज्यादा बाखबर होते हैं, हाई टेक होते हैं आप लोग। गूगल अर्थ नाम का एक सॉफ्टवेयर है, 2009 में हमारी बल्दियात खत्म हुई थी उस वक्त कमाल साहब की, ठीक है सर। फिर उसके बाद 13 तक, बल्कि मैं कहता हूं कि हालात थोड़े बेहतर थे 2013 तक। उस वक्त जाएं किसी भी एरिया के अंदर, गूगल मैप उसका 2013 का 10 का 9 का डालें, वहाँ की रोड देख लें, वहाँ के पार्क्स देख लें, वहाँ पे जो लोगों को कम्युनिटी को सर्विसेज थी वो देख लें। और फिर अगर वो हालात खराब हो और आज के हालात अच्छे हों तो मैं आपका गुनाहगार। अच्छा सर, अब मुझे जो आप सजा तजवीज करेंगे मैं वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। नहीं सर, काम तो करना है ना, चाहे MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, सहूलत तो आवाम को देनी है। आवाम का मैंडेट लेके तो सब लोग असेंबलीज में आते हैं और आवाम का ही प्लेटफॉर्म होता है ये। मेरा सर सवाल ये, कौन से ऐसे इलाके हैं, इस वक्त गोधरा बताया जा रहा है उसका बुरा हाल है, नाज़माबाद का बहुत बुरा हाल है, अगर मैं जौहर की बात करूँ तो जौहर का बुरा हाल है, न्यू कराची का बहुत बुरा हाल है, नॉर्थ नाज़माबाद का बुरा हाल है, सब्ज़ी मंडी के अतराफ़ पानी जमा हुआ है वहाँ पर बुरा हाल है, और कोरंगी का तो सर आप इस वक्त ये हालात हैं। और मैं खुद कोरंगी को विटनेस कर रहा हूँ, मैं दफ्तर आता हूँ सुबह शो के लिए तो वहाँ पर 1.5 घंटा में खड़ा होना पड़ता है, इतने गड्ढे पड़ चुके हैं कि गाड़ियाँ धंस रही हैं, मोटरसाइकिलें धंस रही हैं, 1-2 हादसात हमने खुद होते हुए देखे हैं, लोगों को लग रही है, लोग अफरा तफरी का शिकार है, एम्बुलेंस फंस रही है, 3 एम्बुलेंसेस जाते हुए देखी हैं। तो कौन सर सुनेगा, कैसे मामला सॉल्व होगा? सर ये तो सिर्फ तस्वीरें खिंचवाएंगे, चारा फैसल पे घूमेंगे। आप मुझे एक बात बताएं ना, मेयर साहब इन बारिशों के अलावा कभी कहीं हमको नजर आते हैं?
सर कोई आप प्रोजेक्ट किसी प्रोजेक्ट के ऊपर ये नजर नहीं आते, कोई काम करते हुए मीटिंग करते हुए ये नजर नहीं आते। ये सारा दिन होते कहाँ हैं? ये सिंध हुकूमत के तर्जुमान भी हैं। इनकी कोशिश ये होती है कि मैं वहाँ उस दफ्तर में ज्यादा से ज्यादा बैठा रहूं और वहां से जो है ना मामला अपने चलाता रहूं। भाई आप मेयर कराची हो यार, ये मेयर कराची एक 24 घंटे की जॉब है। ये कोई एजाजी नौकरी नहीं है, ये कोई एजाजी काम नहीं है। 24 घंटे लोगों की खिदमत के लिए आपको हाजिर होना है। आपने सिंध गवर्नमेंट के भी पोर्टफोलियोज पकड़े हुए हैं और खुदा रसूल का चीफ वास्ता मिनिस्टर यार, कह रहे हैं रात भर एक तरफ होके आप काम कर लो यार। सर चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं रात भर नहीं सोए, मेयर जो है वो काफ़ी काम कर रहे थे, फुटेजेस दिखा रहे हैं वो। यार अब चीफ मिनिस्टर जो 16 साल से इक़्तिदार में है, जो फाइनेंस मिनिस्टर था अब चीफ मिनिस्टर है, वो कहता है कि नहीं सोए तो भाई ये अपनी कोई पार्टी वार्टी कर रहे होंगे। काम अगर होता तो आप और मैं आज ये अपना ये जो एयर टाइम बहुत कीमती होता है भाई आप लोगों का। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं सही सर, है, हम आवाम आपको के लिए इतना बैठे हैं, कीमती आवाम टाइम- परेशान है। हम अपना इतना कीमती टाइम एक झूठ के लिए हम थोड़ी जाया कर रहे होते भाई। सर मैं मुख्तसर इन बात 5 करते दिनों हैं। में इन 4-5 दिनों में जो बारिशें हुई हैं पिछले हफ्ते के अंदर, मैं कुरंगी और लांडी के अलावा लियाकताबाद गया, बिल्कुल बेकार हो गया। डाकाने से जो रोड अंदर जाती है जी, उसके बहुत लियाकताबाद बुरे हालात वाला हैं। सर। जो वेनस जो पुराना फिरदौस सिनेमा था जी। उससे जो रोड अंदर जाती है सिकंदराबाद तक बिल्कुल बर्बाद है। पानी खड़ा हुआ है गलियों में, घुटनों घुटनों पानी खड़ा हुआ था। सर सिर्फ आप जो जा रोड नहीं सही है सकते। ना वो क्लिफ्टन फिडेल्फी के एरिया सड़कें के सही हैं, गवर्नर हाउस के फिडेल्फी अतराफ एरिया की सड़कें सही हैं, चीफ मिनिस्टर हाउस के अतराफ की सड़कें सही हैं। अब तो शाहराह फैसल पे भी बड़े बड़े गड्ढे और पैचेस पड़ चुके हैं। जब आप घटिया काम करोगे, जब 50% और 70% आप कमीशन लोगे तो कैसे काम होगा? बस सर अब मुख्तसर बता दें इसका हल क्या है? गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से बात करनी है या कोई प्रोटेस्ट का प्रोग्राम है आपका, या आपका नून लीग से इत्तेहाद हुआ हुआ है, उनसे कुछ फंड्स मांग के मामला सही करने? आवाम के लिए ये सलूशन क्या होगा? क्योंकि आवाम टैक्स भी दे रहे हैं, बिलों में भी दे रहे हैं और अजियत अलग है सर। देखिए फंड्स का तो मैंने आपको डिटेल बताई। इंशाल्लाह ताला अक्टूबर-नवंबर से तमाम जो फंड्स हैं वो आ जाएंगे और उसमें मेगा प्रोजेक्ट्स भी हैं और गली मोहल्लों के काम भी हैं, वो जो फेडरल गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं। और हमें नहीं बल्कि शहर कराची को, कराची के लोगों को ये फंड्स दिए गए। और जो दूसरी बात है सर, पिछले पीर से हमारे लोग पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी से रब्ता होता है तो उसको हम लोगों की तकालीफ बता रहे हैं और उनको मिन्नत समाजत कर रहे हैं, उनको खैरत शर्म दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अल्लाह ने आपको एक अगर मकाम दे दिया है तो उसको थोड़ा बहुत काम कर लें। अगर ये नहीं होगा तो फिर हम एहतजाज भी करेंगे। और आज कौमी असम्बली का इजलास है, मैं खुद भी और हमारे MNA इंशाल्लाह ताला वहाँ भी आवाज़ उठाएंगे और जो वफाकी हुकूमत के वज़रा वगैरह हैं उनसे भी हम इस मौजू के ऊपर बात सर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और आप यही बात कर रहे हैं कि इस वक्त अगर फंड्स आ जाते हैं तो हम भी आवाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। नाज़रीन देखा आपने, मसले वहीं के वहीं हैं और हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो जो हमारे ये जो वसाइल हैं ये बढ़ते ही जा रहे हैं। बस अल्लाह से दुआ है और आप लोग भी दुआ करें कि इन तमाम तर मसाइल से जो वसाइल हैं हमें दिए हुए और इन तमाम तर मसाइल से जो हमें देखना पड़ रहा है इसको जल्दी से हमारी जान छूट जाए, क्योंकि ये चीज़ें बेहतर होंगी तो हम कुछ प्रोडक्टिव अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए सोच सकते हैं। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखें। मुझे मेरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।